और आज इस इंग्लिश सीरीज़ में जो टॉपिक हम कवर करने जा रहे हैं वो है वर्ब। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि वर्ब का जैसा हमें मीनिंग मालूम है, क्रिया मतलब एक्शन वर्ड्स, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा वर्ब एक्शन वर्ड्स को ही डिफाइन करे। कभी कभी इस वर्ब को हम नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं। तो आज हम यही सीखने वाले हैं कि वर्ब को किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जा सकता है, और आपको हर एग्जाम में कुछ 2 से 3 क्वेश्चंस में ये टॉपिक जो है वो हेल्प करेगा, चाहे वो एरर डिटेक्शन हो, चाहे क्लोज टेस्ट हो, या सेंटेंस इम्प्रूवमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक वर्ब। देखिए, जो वर्ब होती हैं उन्हें बहुत सारे बेसिस पे कैटेगराइज किया जा सकता है, जैसे हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जैसे कि ट्रांजिटिव या इनट्रांजिटिव वर्ब। वैसे ही एक तरीका है फाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये क्या होती हैं? तो ऐसी वर्ब्स जो कि टेंस, सब्जेक्ट, सिंगुलर या प्लूरल, काउंटेबल या अनकाउंटेबल, उसके हिसाब से क्या होती हैं? चेंज होती हैं। उसे हम क्या कहते हैं? फाइनाइट। तो जहाँ चेंज हो वो फाइनाइट, और जहाँ चेंज नहीं हो वो क्या कहलाती है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और समझते हैं, जैसे हमने लिखा आई लाइक सिंगिंग, कि मुझे सिंगिंग पसंद है, तो आई के साथ हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगाया? लाइक, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पर अगर यहाँ पे सब्जेक्ट क्या होता? शी, तो यहाँ पे क्या हो जाता? लाइक्स, मतलब वर्ब की 5th फॉर्म। हमने देखा था कि ही, शी, इट और कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की 5th फॉर्म लगती है, और बाकी सब के साथ फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए, ये जो वर्ब थी वो किसके वजह से चेंज हो गई? सब्जेक्ट की वजह से, और प्रिसाइजली सब्जेक्ट के नंबर की वजह से, सब्जेक्ट के पर्सन की वजह से। 3rd पर्सन प्रोनाउन था ना, इसीलिए लाइक्स। अगर मैं पास्ट में बोलती तो क्या बोलती? लाइक्ड, अगेन टेंस की वजह से। फ्यूचर में बोलती तो क्या बोलती? विल लाइक, टेंस की वजह से। लाइकिंग कंटिन्यूस टेंस में बोलती तो राइट। और ये मॉडल है, दे शुड लाइक, यहाँ भी मैंने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है। इसका क्या मतलब कि ये जो लाइक है, देखो ये चेंज होता रहता है। किस पे? टेंस पे बेस्ड, सब्जेक्ट के नंबर पे या सब्जेक्ट के पर्सन पे बेस्ड। तो ये जो लाइक है ना, ये कैसी वर्ब है? फाइनाइट। और ये देखिए, मुझे सिंगिंग पसंद है, उसे सिंगिंग पसंद है। शी लाइक्ड सिंगिंग, पसंद थी, पसंद आई थी, पसंद आएगी, पसंद कर रही है या पसंद करना चाहिए, कुछ भी बोला तो ये सिंगिंग कैसा रह गया? कांस्टेंट। इसे हम क्या कहते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब, जिस पर सब्जेक्ट का, टेंस का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, अनचेंज्ड रहती है। आई समझ में? तो आई होप नॉन फाइनाइट वर्ब्स होती क्या है आपको ये क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं इसे डेप्थ में। तो देखिए भाई, नॉन फाइनाइट वर्ब्स हम समझ गए, जिन पर टेंस या सब्जेक्ट के नंबर या पर्सन का कोई इफेक्ट नहीं होता, वो क्या होती हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स। नॉन फाइनाइट वर्ब्स टोटल 3 टाइप्स की होती हैं। पहला है इन्फिनेटिव, दूसरा है जेरेंट, इसे जीरेंट नहीं जेरेंट बोलते हैं, और थर्ड है पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव क्या होता है? 2 + V1 या V1, दोनों क्या कहलाते हैं? इन्फिनेटिव। इसमें हम किसका यूज़ करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। इसको हम कहते हैं टू इन्फिनेटिव या इन्फिनेटिव विथ 2, इसको हम कहते हैं बेयर या डायरेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब विदाउट 2। जेरेंट मतलब होता है वर्ब की ING फॉर्म। पार्टिसिपल जो होता है ना, वो 3 टाइप के होते हैं, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल और एक परफेक्ट पार्टिसिपल। देखिए, प्रेजेंट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की ING फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की 3rd फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल मतलब हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। अब इनका सबका अलग अलग यूज़ होता है। अच्छा, एक बात समझिए आप कि जेरेंट भी वर्ब की ING फॉर्म है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी वर्ब की ING फॉर्म है, पर दोनों में कुछ डिफरेंस होगा। अब जेरेंट के अलग रूल्स होंगे और प्रेजेंट पार्टिसिपल या पार्टिसिपल के अलग रूल्स होंगे। तो पहले जब भी मुझे कोई ऐसी वर्ब दिख रही है ING फॉर्म वाली, मुझे समझना पड़ेगा कि ये जेरेंट है या पार्टिसिपल। अगर मुझे यही समझ में नहीं आएगा तो मैं उस पर बेस्ड रूल्स कैसे अप्लाई करूँगी, राइट?
तो चलिए हम डिटेल्स में समझते हैं कि जेरेंड क्या होता है, फिर पार्टिसिपल क्या होता है और फिर उनके रूल्स क्या होते हैं, जिससे हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं जेरेंड से। क्या होता है जेरेंड? ये वर्ब का एनजी फॉर्म होता है और सेंटेंस में किसका काम करता है? नाउन का। यही बस फर्क है प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंड में, कि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ये किसकी तरह काम करती है? वर्ब की। मतलब इसमें क्या होता है? हमेशा कोई एक्शन, कोई क्रिया, कोई कुछ काम करेगा इसमें। नाउन मतलब मैं कैसे यूज़ करूँगी इसको? एक सब्जेक्ट की तरह, एक नाम की तरह। जैसे हमने कहा स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट। अब बताइए क्या कोई स्मोक कर रहा है? नहीं, कोई स्मोक नहीं कर रहा है। ये सेंटेंस कैसा है? एकदम करेक्ट। यहाँ पे स्मोकिंग क्या है? जेरेंड। कोई स्मोकिंग कर रहा है क्या? बस इतना सवाल है? नहीं। अब यहाँ देखिए, आई सॉ हिम स्मोकिंग लास्ट वीक। मैंने उसे देखा लास्ट वीक स्मोक करते हुए। तो यहाँ कोई स्मोक कर रहा था? यस। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैं आपको बस डिफरेंस समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि जो VING फॉर्म है कब जेरेंड है और कब प्रेजेंट पार्टिसिपल है। स्विमिंग इज एन एक्सरसाइज। क्या कोई स्विम कर रहा है अभी? उसके बारे में बात कर रहे हैं? नहीं। स्विमिंग एक सब्जेक्ट है, राइट? एक नाउन है। तो यहाँ पे स्विमिंग क्या है? जेरेंड। ही ड्राउन्ड वाइल स्विमिंग। वो तैरते हुए डूब गया। वो कोई काम कर रहा था। क्या काम कर रहा था? स्विम कर रहा था, और स्विम करते हुए ही ड्राउन्ड। तो यहाँ पे ये एक्शन वर्ड है, कोई क्रिया हो रही थी। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। वाइल एक्सप्लेनिंग ही ऑफन फॉरगेट्स टू सी टाइम। एक्सप्लेन करते हुए वो नॉर्मली या बहुत प्रायः टाइम देखना भूल जाता है। तो एक्सप्लेन करते समय, अब एक्सप्लेन कौन कर रहा है? ही। कोई एक्शन हो रहा है? हाँ। क्रिया हो रही है? हाँ। तो ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक्सप्लेनिंग थिंग्स इज बेटर देन मिसकम्युनिकेशन। चीज़ों को एक्सप्लेन कर देना हमेशा बेटर होता है मिसकम्युनिकेशन से। क्या कोई एक्सप्लेन कर रहा है? नहीं। क्या कोई एक्शन हो रहा है यहाँ पे? नहीं। क्रिया हो रही है? नहीं। तो ये क्या है? जेरेंड। जेरेंड क्या होता है? ING फॉर्म ही होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह, पर ये कैसे काम करता है? नाउन की तरह। जब हम जेरेंड का यूज़ करते हैं तो वहाँ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा होता सेंटेंस में। आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। चलिए हम और समझने की कोशिश करते हैं आगे। फर्स्ट सेंटेंस, वर्किंग हार्ड विल नेवर गो इन वेन। कि कड़ी मेहनत करना कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। अब बताइए यहाँ पे क्या कोई एक्शन कर रहा है? नहीं। तो ये क्या हो गया? जेरेंड, राइट? वी फाउंड हिम वर्किंग इवन आफ्टर ऑफिस आवर्स। हमें वो काम करते हुए मिला ऑफिस आवर्स के बाद भी। तो वो कोई एक्शन परफॉर्म कर रहा था? यस। क्या कर रहा था? वर्क कर रहा था। तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट पार्टिसिपल। दे वर सीन प्लेइंग। उन्हें खेलते हुए देखा गया। वो खेल रहे थे? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पर खेलना बच्चे की ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर किड्स ग्रोथ। तो यहाँ पे क्या आएगा? जेरेंड। ये प्लेइंग क्या है? जेरेंड। क्योंकि यहाँ पे कोई बच्चा खेल रहा है क्या? कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं, राइट? राइडिंग ही फेल ऑफ द हॉर्स। राइड करते हुए वो हॉर्स से गिर गया। मतलब वो क्या कर रहा था? राइड। अगेन प्रेजेंट पार्टिसिपल। आई प्रेफर स्विमिंग टू राइडिंग। मुझे राइड करने से ज़्यादा स्विम करना अच्छा लगता है। अभी कोई एक्शन हो रहा है? नहीं। तो ये क्या हो गया? जेरेंड। आई होप आपको जेरेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल में जो डिफरेंस है वो एकदम क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं जेरेंड के रूल्स के साथ। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो अब आपको समझना है कि जहाँ आपको जेरेंड दिख रहा है वहाँ पे आपको कौन कौन से रूल्स का ध्यान रखना है। पहली बात कि ये वो प्रेपोजिशंस हैं या ये वो फ्रेजेस हैं जो किसी प्रेपोजिशन से ख़त्म हो रहे हैं और उसके बाद हमेशा किसका यूज़ किया जाता है? जेरेंड का, मतलब वर्ब की ING फॉर्म का। तो आप इन्हें एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे डिज़ायरस ऑफ। अगर अब मैं किसी सेंटेंस में ऐसे लिख दूँ कि शी इज़ डिज़ायरस टू क्लियर दिस एग्जाम, तो अब गलत हो जाएगा। आपको याद रखना है कि अगर डिज़ायरस है तो आगे क्या आएगा? ऑफ। तो यहाँ पे आप लगाएंगे ऑफ टू की जगह, और क्लियर की जगह क्या आना चाहिए? जेरेड। तो आप क्या लगाएंगे? क्लियरिंग। आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। डिस्क्वालीफाई फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम। मतलब डिस्क्वालीफाई करना मतलब किसी को किसी चीज़ के लिए अलाउ नहीं करना। रिफ्रेन फ्रॉम मना कर देना, प्रिवेंट फ्रॉम बचाना। अब देखिए, डिबार फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, एब्सटेन फ्रॉम, सबका मतलब एक ही है ना? डेटर फ्रॉम, पॉइंट इन, इंटेंट ऑन मतलब क्या होता है? किसी का इरादा रखना, किसी बात के लिए अपने मन में विश रखना, डिज़ायर रखना, ऐसी इच्छा रखना। बेंट ऑन मतलब
पड़ी हुई है पीछे, वही काम करना है। उसने तो सोच लिया है कि मुझे चैन से नहीं सोने देगी, तो शी इज़ बेंट ऑन नॉट लेटिंग मी स्लीप। मैंने क्या वर्ड इस्तेमाल किया? लेटिंग, और ये क्या है? जेरेंड। एम एट, अब एम के साथ ऑन लगा दे कोई, गलत हो जाएगा। देखिए कॉन्फिडेंट टू लगा दूंगी, गलत हो जाएगा। कॉन्फिडेंट क्या लगाना है? ऑफ। और कॉन्फिडेंस मतलब नाउन, नाउन के साथ क्या लगाना है? इन। ये आपको याद ही रखना पड़ेगा। देखिए जो इंग्लिश है ना वो थोड़ी सी ट्विस्टेड लैंग्वेज है, मतलब हर रूल ईजी नहीं है। इनफैक्ट कुछ रूल्स के पीछे तो कोई लॉजिक भी नहीं मिलेगा आपको। इसका हर बार आप लॉजिक नहीं ढूंढ पाएंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बाद यही क्यों लग रहा है। बट हमें कुछ चीज़ें क्या होता है, याद रखनी होती है। जैसे फॉन्ड ऑफ होता है, फॉन्ड इन नहीं होता। किसी चीज़ का शौक होना, आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, भाई मुझे सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, तो फॉन्ड ऑफ सिंगिंग। टेक प्लेजर इन। इंसिस्ट ऑन मतलब क्या होता है? किसी चीज़ पे ज़्यादा जोर डालना, है ना। परसिस्ट इन, सक्सीड इन, देखिए सफल होना, तो सक्सीड लिखा है तो क्या लिखा? इन। सक्सेसफुल लिखा है तो भी क्या लिखा? इन, राइट। सेंस इन, इंटरेस्टेड इन, इंटरेस्टेड टू नहीं। जैसे मैं सिंगिंग, अगेन मैं इंटरेस्टेड हूँ तो क्या बोलूँगी? आई एम इंटरेस्टेड इन सिंगिंग। आई एम इंटरेस्टेड टू गो विथ यू नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग विथ यू। अगर मैं बोल दूँ आई एम इंटरेस्टेड टू गो विथ यू नहीं, आई एम इंटरेस्टेड इन गोइंग विथ यू। अब ये है, बोलते समय तो सब बोलते हैं, सुनाई भी सही देता है, ग्रामेटिकली रॉन्ग भी नहीं है, बट गलत है। क्या बोलना पड़ेगा आपको? इंटरेस्टेड इन, जस्टिफाइड इन, हेजिटेट इन अ होप ऑफ, अ चांस ऑफ। तो आप इसको 2-3 बार पढ़ लेंगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और समझते हैं कि क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम में। आई प्रोहिबिटेड हिम टू गो देयर। अब हमने क्या देखा था कि प्रोहिबिट फ्रॉम होता है। अच्छा ज़रूरी नहीं है साथ में आए, देखिए हिम बीच में आ गया ना। आई प्रोहिबिटेड हिम पर टू गो नहीं आएगा, क्या आएगा? फ्रॉम गोइंग, राइट। अब करेक्ट हुआ सेंटेंस। शी इज बेंट टू हार्म हर फ्रेंड, हमने देखा था क्या होता है? बेंट ऑन, तो फिर टू नहीं आएगा, क्या आएगा? ऑन। और हार्म नहीं आएगा, क्या आएगा? हार्मिंग, राइट। शी इज कॉन्फिडेंट टू गेट सक्सेस नहीं, शी इज कॉन्फिडेंट ऑफ गेटिंग सक्सेस, या शी हैज कॉन्फिडेंस इन गेटिंग सक्सेस। अगर कॉन्फिडेंस बोला तो इन, कॉन्फिडेंट बोला तो ऑफ। शी इंसिस्टेड टू पे मनी टू हर मदर। अभी क्या होता है ना, सुनने में सही लगता है बट इंसिस्टेड के साथ पहले तो हमें ऑन लगाना था और फिर जेरेंड, मतलब पे नहीं, पेइंग। शी इंसिस्टेड ऑन पेइंग मनी टू हर मदर। आई वॉज डिस्क्वालिफाइड अगेन फ्रॉम टेकिंग द एग्जाम। अब आप याद रखिए कि जब भी हम कोई एग्ज़ाम देने जाते हैं तो हम उसे इंग्लिश में कहते हैं टू टेक एन एग्ज़ाम। हम देने जा रहे हैं, बट गिव नहीं होता, क्या होता है? टेक। इसे याद रखिएगा, ये मिस्टेक कई बार, ये एरर कई बार हमारे एग्जाम्स में पूछी गई है। आई एम फॉन्ड ऑफ डांस, ये भी गलत हो गया। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, करेक्ट। आई होप ये क्लियर हो गया हो। चलिए सेकेंड पॉइंट देखते हैं। अभी हमने सीखा कि कौन कौन सी प्रेपोजिशंस हैं, है ना, कौन कौन से फ्रेजेज है जिनके बाद क्या आता है? जेरेंड। अब ये वर्ब्स हैं जिनके बाद आपको हमेशा क्या यूज़ करना है? जेरेंड। आप इनको 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये आपके साथ रह जाएंगे। अवॉइड, माइंड, माइंड मतलब दिल पे ले लेना, बुरा लग जाना, है ना। डिटेस्ट, घृणा करना। कांट हेल्प मतलब कुछ कर ना पाना, है ना, कि मैं कुछ नहीं कर सकी, बस उसे देखती ही रह गई जब वो परेशान होता रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया। सो आई कांट हेल्प या आई कुडंट हेल्प, एक ही मतलब होता है ना, टेंस का फ़र्क है। कांट बियर, सहन नहीं हो रहा। कांट रेजिस्ट, दूर नहीं रख पा रही मैं। एन्जॉय, रिजेंट, रिजेंट मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लेके पछतावा करना। स्टॉप मतलब रुकना। स्टार्ट आप समझते हैं, शुरू करना। पोस्टपोन मतलब बात को आगे धुड़का देना, आगे के लिए टाल देना। इसके लिए एक बेटर वर्ड है, उसे हम कहते हैं प्रोक्रेस्टिनेट, पर उसके साथ ये रूल नहीं फॉलो होता। मैं आपको सिर्फ सिनोनिम बता रही हूँ कि पोस्टपोन का क्या होता है? प्रोक्रेस्टिनेट, काम को आगे टाल देना। डेफर, डेफर मतलब भी सेम, पोस्टपोन कर देना। वर्थ, लायक होना। प्रेफर, किसी चीज़ को ज़्यादा प्रायोरिटी देना। कंसीडर आप समझते हैं। प्रैक्टिस, देखिए PRACTISE और PRACTICE दोनों को क्या बोलेंगे? प्रैक्टिस, है ना। ये जो प्रैक्टिस है ये क्या है? वर्ब। ये जो प्रैक्टिस है ये क्या है? नाउन। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये यूज़ कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। फिनिश मतलब ख़त्म करना। रिस्क, फगिव मतलब माफ़ करना। इट इज़ नो यूज़,
मतलब किसी काम का नहीं है, इट इज़ नो गुड, बिल्कुल अच्छा नहीं है। पर्पस, मिस करना, किसी को याद करना। इमेजिन, रिग्रेट, वही पछतावा। मीन्स, लव, लाइक, हेट और डिसलाइक। सबके साथ आपको क्या यूज़ करना है? जेरेंड। जैसे ही स्टॉप्ड टू राइट, सुनने में सही लग रहा है बट क्या लिखना है आपको? ही स्टॉप्ड राइटिंग। क्यों? क्योंकि स्टॉप के बाद जेरेंड का यूज़ करना है, राइट? ये वर्ब लिखी है स्टॉप। शी हैज़ गिवन अप टू प्ले हॉकी। देखिए, पहली बात, गिव अप के साथ ऑन लगता है और फिर जेरेंड लगता है, राइट? शी हैज़ गिवन अप ऑन प्लेइंग हॉकी। शी एन्जॉयड टू राइड ऑन द हिल्स। शी एन्जॉयड राइडिंग ऑन द हिल्स। एन्जॉय। यू शुड अवॉइड टू स्पेंड एक्स्ट्रा मनी। अगेन अवॉइड आ गया, अब क्या यूज़ करना पड़ेगा? स्पेंडिंग। You should avoid spending money. She cannot help to tell a lie. She cannot help telling a lie. ये लिखा हुआ है can't help. She does not mind helping me. ये mind लिखा हुआ है. She does not mind. Mind के बाद क्या लिखा हुआ है? gerund. तो ये sentence correct है. I hope आपको ये समझ में आ गया हो. ये आपको दिमाग में ही रखना पड़ेगा, है ना? एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार पढ़ते हैं ना तो ये रह जाता है साथ में. थोड़ी सी क्या लगती है? प्रैक्टिस. मैंने सी वाला यूज़ किया क्योंकि मैं नाउन की बात कर रही हूँ, राइट? थोड़ी प्रैक्टिस लगती है. ये सब इतना मुश्किल नहीं है. ऐसा पढ़ने में लगता है कि अरे ये तो बहुत याद करने का है, बट जब हम पढ़ते रहते हैं ना तो हमें पता चल जाता है अरे हाँ इसके साथ तो जेरेंड ही लगता है ना? क्योंकि हम बहुत पढ़ते रहते हैं तो आदत हो जाती है. चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. अब देखिए, हमने सीखा कि 2 + V1 क्या होता है? इन्फिनेटिव. अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे, पर 2 के बाद हमको क्या लगाना था? V1. उसे हम कहते हैं इन्फिनेटिव. ये वो एक्सेप्शंस हैं. क्या है? एक्सेप्शंस, जहाँ पे 2 के बाद क्या लगता है? जेरेंड. जैसे बी यूज टू, ये हम मॉडल्स में पढ़ चुके. बी की जगह क्या आता है? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी और शैल बी, राइट? अकस्टम्ड टू मतलब आदत होना. अवर्स टू किसी के ऑपोजिट होना. विद अ व्यू टू इसको ध्यान में रखकर. एडिक्टेड टू लत होना. डिवोटेड टू किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होना, है ना? समर्पण कर देना. इन एडिशन टू के अलावा, के साथ. लुक फॉरवर्ड टू किसी चीज़ को लेकर आशान्वित होना, एक्साइटेड होना. ऑब्जेक्ट टू किसी बात पर सवाल उठाना, उसका अपोज करना. कोर्ट में नहीं बोलते आई ऑब्जेक्ट इट माई लॉर्ड, है ना? टेकन टू, गिवन टू, डिस्पोज टू. प्रोन टू मतलब क्या होता है? प्रोन टू मतलब संभावना होना. ऐसे नहीं बोलते डिजास्टर प्रोन एरिया, मतलब यहाँ पे डिजास्टर होने की संभावना है. ओइंग टू के चलते, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? के चलते. तो देखिए हम एग्जाम्पल्स देखते हैं. जैसे हमने लिखा ही इज एडिक्टेड टू स्मोक हैवीली. अब एडिक्टेड टू हमने लिखा है, ये देखिए, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? जेरेंड. एडिक्टेड टू स्मोकिंग, राइट? सेकेंड देखते हैं. वी गो देयर विद अ व्यू टू. स्टडी नहीं, स्टडिंग. विद अ व्यू टू के बाद क्या आना चाहिए? स्टडिंग. ये देखिए, ही इज यूज टू गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग. ये इज लिखा है मतलब बी और फिर यूज टू, इसकी बात कर रहे हैं. और आगे हमने एक जेरेंड लिखा है. एब्सोल्युटली करेक्ट सेंटेंस. शी यूज टू डांस बिफोर हर मैरिज. अब यहाँ पे मुझे बी दिख रहा है क्या? नहीं. तो ये क्या है? मॉडल. यूज टू. यूज टू के बाद क्या लगेगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. तो क्या हो गया? डांस. और ये एकदम करेक्ट है, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. तो ये है हमारा लास्ट रूल जेरेंड का, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है. तो इसे आप ध्यान से समझिएगा और याद रखने की कोशिश कीजिएगा कि जिस नाउन या प्रोनाउन के लिए जेरेंड का यूज़ किया जाता है उसे हमेशा किस में लिखा जाता है? पजेसिव केस में. प्रोनाउन हो तो भी, नाउन हो तो भी. अब पजेसिव केस हम समझ चुके हैं, एपोस्ट्रोफी एस वाला नाउन के लिए, और प्रोनाउन के लिए तो पूरा चार्ट होता था, राइट? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको एग्जाम्पल से. जैसे मैंने कहा आई डोंट लाइक हिम वेस्टिंग हिज टाइम, कि मुझे उसका समय वेस्ट करना पसंद नहीं है. क्या अभी कोई टाइम वेस्ट कर रहा है? नहीं कह सकते. हो सकता है कर रहा, हो सकता है नहीं कर रहा, पर ये एविडेंट तो नहीं है सेंटेंस से. तो ये जो वेस्टिंग है, यहाँ पे कोई एक्शन हो रहा है क्या? नहीं हो रहा. ये क्या हो गया? जेरेंड. अगर जेरेंड मैंने किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए लगाया है, किसके लिए लगाया है? उसका टाइम वेस्ट करना, हिम के लिए लगाया है, तो इसे मुझे किस केस में लिखना पड़ेगा? पजेसिव.
ये सही वर्ड है। आई डोंट लाइक हिज वेस्टिंग टाइम। अगर मैं हिंदी में भी बोलूँ ना तो मैं बोलूँगी मुझे उसका समय बर्बाद करना पसंद नहीं है, कि मुझे उसे समय बर्बाद करना पसंद नहीं है। क्या करेक्ट है? उसका। क्या केस है? पजेसिव, इसीलिए हिम की जगह हिज। आई होप आपको दोनों तरीके से समझ आ गया हो। अब यहाँ देखते हैं, आई सॉ हिम वेस्टिंग टाइम, मैंने उसे समय बर्बाद करते हुए देखा। अब यहाँ पे उसने क्या किया? एक्शन, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम करेक्ट सेंटेंस है, राइट। दे इंसिस्टेड ऑन मी गोइंग विथ देम, उन्होंने इंसिस्ट किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैं जा रही हूं क्या? नहीं। अभी गई क्या? नहीं। तो यहाँ पर जो गोइंग है वो किसके लिए लिखा है? मी के लिए, मेरे जाने पर ना। अब आप बताओ, उन्होंने इंसिस्ट किया मुझे उनके साथ जाने के लिए कि मेरा उनके साथ जाने के लिए? उन्होंने काफ़ी इंसिस्ट किया, राइट, मेरे साथ जाने के लिए। तो मी की जगह क्या आना चाहिए? माई। दे इंसिस्टेड ऑन माई गोइंग विथ देम। और ये भी याद रखिए, आगे इंसिस्टेड था इसीलिए यहाँ पे जेरेंडी होना है। इंसिस्टेड ऑन अभी अपन ने पढ़ा, राइट। दे इंसिस्टेड ऑन अमन गोइंग विद देम, सेम बात है, यहाँ प्रोनाउन था, अब यहाँ नाउन है। तो नाउन का कैसे बनाएंगे हम? पजेसिव एपोस्ट्रोफी एस लगा के। दे इंसिस्टेड ऑन अमन्स गोइंग विथ देम, करेक्ट। फिफ्थ देखते हैं, ही बीइंग यूज्ड टू ड्रिंकिंग कॉजेज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर हिज फैमिली, मतलब उसका ड्रिंक करना इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं फैमिली को। बीइंग यूज्ड टू ड्रिंक, अब मुझे बताइए ये बी यूज्ड टू है? बिल्कुल। तो ये क्या होगा? जेरेंड, राइट। अगर किसी प्रोनाउन या नाउन के लिए जेरेंड लिखा गया है तो उसे किस में लिखना है? पजेसिव केस में। तो ही नहीं, हिज। अब हमें क्या लगेगा? सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया गया है, पहला वर्ड है तो ही लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस है। पर नहीं, हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि कोई आगे जेरेंड तो नहीं है, और क्योंकि था इसीलिए क्या आएगा? हिज बीइंग यूज्ड टू। आई होप आपको ये रूल एकदम क्लियर हो गया हो। मैं एक बार फिर बोल रही हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। कई बार इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में देखे गए हैं, बैंक्स में भी, एसएससी में भी और एसआई में भी। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ। अब हम समझते हैं पार्टिसिपल। तो देखिए, हमने ये पहले ही समझ लिया कि पार्टिसिपल 3 टाइप के होते हैं। एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक होता है पास्ट पार्टिसिपल, एक होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल हमको एकदम क्लियर हो चुका है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म, कैसे ये वर्ब की तरह यूज होती है। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की 3rd फॉर्म, और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म। तो जो चल रहा है उसके लिए PING, या कंटिन्यूएशन में था, खत्म नहीं हुआ था जब की भी बात कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे क्या आएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल मतलब हो चुका है, और परफेक्ट का मतलब क्या है? कोई काम फिनिश हो गया, अब उसके आगे की बात कर रहे हैं। परफेक्ट का मतलब भी क्या होता है? फिनिश्ड, जो चीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, राइट। हम समझते हैं इनमें क्या डिफरेंस है। जैसे मैंने लिखा, वी फाउंड अ कैंडल बर्निंग, मुझे एक जलती हुई कैंडल मिली, तो जल रही थी, कंटिन्यूस थी, ये क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल, राइट। अब बर्निंग कैंडल वॉज एक्सटिंग्विश्ड, अगेन जलती हुई कैंडल कंटिन्यूएशन में थी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब बर्न्ट पेपर, अब देखिए जली गया ना, पास्ट की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? पास्ट पार्टिसिपल। शी रिटर्न्ड डिसअपॉइंटेड, कैसी आई? डिसअपॉइंटेड, पास्ट है, वर्ब की 3rd फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल। और परफेक्ट पार्टिसिपल, हैविंग टेकन फूड शी लेफ्ट फॉर ऑफिस, मतलब क्योंकि उसने खाना खा लिया था, हैविंग प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म, वो ऑफिस के लिए निकल गई। ये क्या है? परफेक्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल से जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोस्टली हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल के देखने को मिलते हैं, और वो भी एक ही टाइप के होते हैं। तो चलिए हम वो समझते हैं कि वो क्या तरीका होता है उनके क्वेश्चंस पूछने का। इसे कहते हैं मिस रिलेटेड और अनरिलेटेड पार्टिसिपल्स। व्हेन अ पार्टिसिपल क्लॉज फ्रेज इज नॉट फॉलोड बाय अ सब्जेक्ट ऑफ इट्स ओन, द पार्टिसिपल इज कॉल्ड मिस रिलेटेड, डैंगलिंग और अनअटैच्ड और अनरिलेटेड। इसका क्या मतलब है? एग्जाम्पल से बढ़िया समझ में आएगा। वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट, क्लॉज या फ्रेज कौन सा? पार्टिसिपल का। तो यहाँ पार्टिसिपल दिख रहा है कि सड़क पर घूमते हुए, कोई तो भी घूम रहा था। अगर फॉलो नहीं किया गया उसी के सब्जेक्ट से, अगर यहाँ पे मैंने पार्टिसिपल यूज़ किया और उसके बाद जिसके लिए ये पार्टिसिपल यूज़ किया गया ना, वो ही सब्जेक्ट आना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि सड़क पर घूमते हुए कुत्ते ने उसे काट लिया। इसका मतलब है कुत्ता सड़क पे घूम रहा था
और कुत्ते ने काट लिया। मैं बोलना क्या चाह रही थी, मैं सड़क पे घूम रही थी जब मुझे कुत्ते ने काट लिया। तो जब ये जो पार्टिसिपल वाला फ्रेज या क्लॉज है, इसके तुरंत बाद वही सब्जेक्ट आना चाहिए जिसे हमने इस पार्टिसिपल के साथ या के लिए यूज़ किया है। आई बात समझ में? वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट शुरू किससे होना चाहिए? ही। आगे का मैं पूरा ही सेंटेंस बदल दूँ से मतलब वॉइस चेंज कर दूँ, जो नेसेसरी या इम्पॉर्टेंट चेंज है वो कर दूँ, चलेगा। ही आना चाहिए। ही वॉज बिटन बाय अ डॉग, ये करेक्ट है। जैसे थर्ड देखते हैं, हैविंग टेकन फूड माई फादर सेंड मी टू मार्केट। इसमें कितनी गलतियाँ हैं? मुझे तो एक से ज़्यादा दिख रही हैं कि क्योंकि मैंने खाना खा लिया था तो मेरे पापा ने मुझे मार्केट भेज दिया। अब खाना किसने खाया होगा? मैंने ही खाया होगा, तभी पापा ने मुझे भेजा। तो इस क्लॉज के बाद क्या आना चाहिए? मी वाला कोई या आई वाला कोई भी प्रोनाउन, राइट? तो ये तो गलत है। दूसरी गलती क्या है? सेंट नहीं होना चाहिए, भेज दिया ना तो पास्ट टेंस क्या होना चाहिए? सेंट। हैविंग टेकन फूड माई फादर वेंट टू मार्केट। अब खाना भी पापा ने खाया और वही मार्केट चले गए, ये सेंटेंस करेक्ट है। बट इसको कैसे करेक्ट करके लिखेंगे? हैविंग टेकन फूड आई वॉज सेंट टू मार्केट बाय माई फादर। तो क्योंकि खाना मैंने खाया था तो इस क्लॉज के बाद वही सब्जेक्ट आना चाहिए जो इसका हो, इससे रिलेटेड हो। आई होप आपको पार्टिसिपल का जो एकमात्र रूल था वो क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमने लिखा वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। अब वॉकिंग अलॉन्ग द रोड के बाद ये वॉकिंग के लिए जो सब्जेक्ट है वही आना चाहिए, तो वो तो ही होगा। स्कूटर वॉक तो करती नहीं है, तो ये तो कैसा हो गया? गलत। वाइल ही वॉज वॉकिंग अलॉन्ग द रोड अ स्कूटर नॉक्ड हिम डाउन। अब ये करेक्ट है, वॉकिंग में ही मैंने ही यूज़ कर लिया, वॉकिंग वाले फ्रेज में ही यूज़ कर लिया। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड, इसके बाद भी मैं सब्जेक्ट यूज़ कर लूँ वो भी चलेगा। देखिए दोनों सेंटेंस करेक्ट है, पर ये पक्का गलत है। वॉकिंग अलॉन्ग द रोड ही वॉज नॉक्ड डाउन बाय अ स्कूटर। देखिए बीइंग क्लाउडी वी एन्जॉयड पिकनिक। मैं कह रही हूँ क्योंकि क्लाउडी था तो हमने पिकनिक एंजॉय की। क्या क्लाउडी था? हम क्लाउडी थे? नहीं, ये तो गलत है। तो यहाँ पे एक सब्जेक्ट ही मिसिंग है, सब्जेक्ट ही नहीं है। तो क्या इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने? इट बीइंग क्लाउडी वी एंजॉयड पिकनिक। ये क्वेश्चन मैनी टाइम्स, बहुत बार एग्जाम्स में आया हुआ है। एसएससी वालों का तो फेवरेट है। CHSL हो, CGL हो, कोई भी उठा लो, ASI हो, कोई भी एग्जाम हो एसएससी का, हर जगह आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला ही है। ये मतलब ज़रूरी नहीं है कि एग्जैक्टली यही, ये कंसेप्ट वाला कि बीइंग से शुरू हुआ और करेक्शन में क्या था, पहले हमें इट लगाना था। नेक्स्ट देखते हैं, बीइंग ऑनेस्ट द टीचर अवॉर्डेड हिम। अब इसका क्या मतलब हुआ कि ऑनेस्ट कौन था? टीचर। मुझे क्या बोलना है कि वो जो था ना बच्चा, वो ऑनेस्ट था, इसीलिए टीचर ने उसको अवार्ड दिया। बीइंग ऑनेस्ट ही, अब करेक्ट है, वॉज रिवॉर्डेड बाय द टीचर। ही बीइंग ऑनेस्ट द टीचर रिवॉर्डेड हिम, ये भी सही है। बस क्लियर होना चाहिए कि किस नाउन या प्रोनाउन के लिए हमने पार्टिसिपल का यूज़ किया है। आई होप आपको पार्टिसिपल और जेरेंड यहाँ तक क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं इन्फिनेटिव की तरफ। अब देखिए हमने ये तो सीख ही लिया है कि इन्फिनेटिव दो टाइप के होते हैं, एक होता है इन्फिनेटिव विथ टू और एक होता है डायरेक्ट या बेयर इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव विथ टू मतलब होता है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और बेयर इन्फिनेटिव या डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेसिकली इन्फिनेटिव मतलब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे यहाँ पे। तो जैसे ये कुछ एग्जाम्पल्स, शी कम्स हियर टू स्टडी। अच्छा, 2 + V1 मतलब इन्फिनेटिव को हमने मॉडल्स में वॉइस में देखा, इसकी वॉइस कैसे चेंज करते हैं? 2 + B, क्योंकि V1 चाहिए और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो एवरीवन डिजर्व्स टू बी एडमायर्ड, ये वॉइस चेंज है, करेक्ट है, ये भी इन्फिनेटिव है। ही एडमिटेड टू हैव अब्यूज्ड हिम, टू हैव अब्यूज्ड। अब ये क्या हुआ? 2 + V1 की जगह मैंने क्या लगा दिया? हैव, और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइट। ही सीम्स टू बी रनिंग आउट ऑफ मनी, टू बी, ये क्या है? इन्फिनेटिव। टू अर्र इज ह्यूमन, मतलब गलती करना तो ह्यूमन नेचर है, और मतलब टू मेक मिस्टेक्स, टू कमिट मिस्टेक्स, ये भी क्या है? इन्फिनेटिव। अब हम समझते हैं इससे रिलेटेड रूल्स क्या हैं। तो जैसे हमने देखा था कि कुछ वर्ब्स होती हैं जिनके बाद हमेशा क्या लगाते हैं हम? जेरेंड। वैसे ही कुछ वर्ब्स होती हैं जिसके बाद हम हमेशा क्या लगाते हैं? इन्फिनेटिव्स। तो ये कौन कौन सी वर्ब्स हैं भाई? अग्री, हैप्पी, डिज़ायर, नीड, डेयर, ये हम बहुत डिटेल में पढ़े हैं मॉडल्स में, है ना। नीड और डेयर के साथ क्या लगता है? इन्फिनेटिव्स। कब बेयर इन्फिनेटिव और कब 2 + V1, ये सब पढ़ा हमने। होप, एक्सपेक्ट, डिसाइड, वांट, कभी ऐसा नहीं होता आई एम वांटिंग सिंगिंग, आई
वॉन्ट सिंगिंग, गलत है, आई वॉन्ट टू सिंग, ये सही है। क्यों? क्योंकि ये लिखा है मैंने वॉन्ट, तो आगे जेरेंड नहीं, क्या आएगा? इन्फिनेटिव। और वांटिंग तो बोलना अलाउड ही नहीं, सबसे पहले मैंने सेंटेंस बोला था, हमने सीखा था ये कंटिन्यूअस टेंस या प्रोग्रेसिव टेंस में अलाउड ही नहीं है, इसे हमें किस में बोलना पड़ता है? प्रेजेंट सिंपल में। अगर आप ये भूल गए हैं तो टेंस में जाके रिवाइज कीजिएगा। विश, जैसे मैंने लिखा आई विश बीइंग एन एंटरप्रेन्योर, गलत हो गया, आई विश टू बी एन एंटरप्रेन्योर, दैट इज करेक्ट। रिफ्यूज, ईगर, फेल, आई फेल टू डू सो, राइट। ग्लैड, हैप्पी, ईजी, सबके साथ क्या लगेगा? हमेशा इन्फिनेटिव। तो आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। नीड और डेयर तो है, हम उसे बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, जैसा कि अभी मैंने कहा यू नीड टू वर्क हार्ड, यहाँ पे क्या है? ये मेन वर्ब है, तो 2 + V1। यू डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड, ये भी मेन वर्ब है, 2 + V1। यू नीड नॉट, अब ये मॉडल आ गया, तो यहाँ पे V1, राइट। डू यू नीड टू वर्क देयर, ये भी करेक्ट है। ही डेयर्स टू गो आउटसाइड इन द जंगल, ये भी करेक्ट है। ही डज नॉट डेयर टू गो आउट इन डार्क, ये भी करेक्ट है। अगर ये ऐसा होता ही डेयर नॉट, तो अब टू गो लगाएंगे या गो लगाएंगे? ऑफकोर्स गो, क्योंकि यहाँ पे किसकी तरह काम कर रहा है? मॉडल की तरह। और जब मॉडल की तरह काम करेंगे तो हमेशा हम क्या लगाएंगे? V1, राइट, क्योंकि मॉडल्स के साथ हमेशा क्या लगता है? V1। और जब ये मेन वर्ब की तरह काम करती है तो हम इसके साथ क्या लगाते हैं? 2 + V1, राइट। ये हमने बहुत ज़्यादा डिटेल्स में डिस्कस किया हुआ है, किसमें? मॉडल्स में। अगर आप ये भी भूल गए हैं तो टेंस यहाँ से रिवाइज कीजिएगा, जहाँ पे हमने कंटिन्यूस टेंस पढ़ा था, जहाँ पे हमने वो वर्ब्स पढ़ी थी जिन्हें कभी प्रोग्रेसिव या कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं किया जाता। और मॉडल्स में भी पढ़िएगा कि कब हम 2 + V1 लगाते हैं और कब हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं नीड और डेयर के साथ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो। सेकेंड रूल देखते हैं, डायरेक्ट इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर द फॉलोइंग वर्ब्स। मतलब किसी किसी वर्ब के बाद 2 + V1 लगता है, किसी किसी के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव लगता है। तो अब हम समझ रहे हैं डायरेक्ट इन्फिनेटिव कहाँ कहाँ लगता है। लेट, बिड, मेक, नो, हेल्प, फील, हियर, वॉच और सी, इन वर्ब्स के साथ आपको हमेशा क्या लगाना है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और टू का यूज नहीं करना है। पहला सेंटेंस देखते हैं, आई एम मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे। पहले तो ये पूरा ही सेंटेंस गलत है, आई एम मेड द स्टूडेंट्स तो नहीं होगा, राइट। आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, ये करेक्ट है। और अगर मैंने मेक यूज़ कर लिया, ये देखिए मेक है, तो आई मेड द स्टूडेंट टू राइट एन ऐसे लिखती ना तो गलत हो जाता। अभी सेंटेंस सही है अगर मैं सिर्फ एम हटा दूँ तो। आई मेड द स्टूडेंट राइट एन ऐसे, करेक्ट। द टीचर लेट हिम टू गो आउट, टीचर ने उसे बाहर जाने दिया। लेट यूज़ किया मैंने, ये दिख रहा है लेट, और टू गो लगाया, मतलब 2 + V1 लगाया। मुझे लगाना क्या था? V1, यहाँ से 2 रिमूव कर दो। द टीचर लेट हिम गो आउट, अब सेंटेंस करेक्ट है। शी हेल्प्ड मी टू पैक माई स्टफ, हेल्प्ड के बाद क्या आना चाहिए? V1, टू पैक। शी हेल्प्ड मी पैक माई स्टफ, टू नहीं आएगा, राइट। ही वॉच्ड मी फॉलिंग डाउन एंड डिड नथिंग। अब मुझे बताइए वॉच के बाद इन्होंने क्या लगाने को कहा है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव, मतलब V1, और यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया है? ING फॉर्म। तो यहाँ पे क्या आना चाहिए? ही वॉच्ड मी फॉल डाउन एंड डिड नथिंग। अब भले ही आपको सुनने में ये बेटर लगे, बट करेक्ट क्या है? फॉल डाउन। आई होप ये क्लियर हो गया हो। नेक्स्ट रूल देखते हैं, बट, देन, एंड और एक्सेप्ट के बाद भी किसका यूज़ किया जाता है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव का। जैसे कि ही डिड नथिंग बट क्राई, उसने कुछ नहीं किया बस रोया। अगर बट टू क्राई लिखती तो गलत हो जाता, अभी सेंटेंस एकदम करेक्ट है। शी डिड नो मोर दैन स्लीप द होल डे, अगर यहाँ पे मैं स्लीपिंग बोल दूँ तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मुझे याद रखना है दैन के बाद क्या लगाना है? डायरेक्ट इन्फिनेटिव, इसीलिए जस्ट स्लीप, V1, करेक्ट सेंटेंस है ये। शी हैड नथिंग टू ईट, उसके पास खाने को कुछ नहीं था एक्सेप्ट टू ड्रिंक वाटर, उसमें कुछ गलती है? हाँ जी बिल्कुल है। क्या है कि एक्सेप्ट के बाद क्या लगाना है मुझे? डायरेक्ट इन्फिनेटिव, तो टू नहीं आएगा। अब ये सेंटेंस करेक्ट हो गया, राइट। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ कहता है वाई और वाई नॉट को हमेशा डायरेक्ट इन्फिनेटिव से फॉलो कराया जाता है। इतना ज़्यादा मैंने लोगों को बोलते सुना है ये, वाई टू डू दैट या वाई टू स्लीप, वाई टू टॉक, गलत है भाई। क्या बोलना है? वाई डू दैट, वाई के बाद डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
सेम गोज विथ वाई नॉट, तो वाई नॉट के बाद टू की जरूरत नहीं है, वाई नॉट रेस्ट नाउ, अब सही है। वाई टू टेक टेंशन नहीं, वाई टेक टेंशन। वाई नॉट टू स्टे गलत है ये, वाई नॉट स्टे। वाई टू स्टे हियर, वाई स्टे हियर, है ना। यहाँ पे क्यों रुकना या यहाँ पे क्यों नहीं रुकना, दोनों में टू की ज़रूरत नहीं है। और फिफ्थ कहता है हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हैव प्लस यहाँ पे कुछ एक वर्ड होगा, जैसे आई विल हैव हिम बिलीव इट, ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट जो भी कर रहा है उसका प्रभाव जिस चीज़ पे पड़ रहा है, जैसे मैं उसे बिलीव करवा दूंगा, है ना। आई विल हैव हिम, टू बिलीव इट गलत हो जाएगा, बिलीव इट मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे शी विल हैव मी रिसाइट दिस पोएम, मतलब वो मुझसे ये पोएम बुलवाएगी। शी विल हैव मी रिसाइट दिस पोएम, मतलब वो मुझसे पोएम पढ़वाएगी, बुलवाएगी, रिसाइट करवाएगी, वो करवाएगी किससे, मुझसे। हैव प्लस ऑब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट इन्फिनेटिव, रिसाइट एकदम करेक्ट। अगर टू रिसाइट होता तो गलत हो जाता, शी विल हैव मी रिसाइटिंग द पोएम होता तो भी गलत हो जाता। पहली बात ये पोयम नहीं होता है, ओ और ई कहीं से भी मिलके या का साउंड तो नहीं दे सकते, बचपन से हम इसे क्या बोलते आ रहे हैं, पोयम, इट्स पोएम, एम राइट, माइल्ड साउंड। आई होप ये क्लियर हुआ हो आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिक्स्थ रूल कहता है कि यदि किसी इन्फिनेटिव का यूज किसी नाउन को क्वालिफाई करने में किया जाता है तो अगर उसको प्रेपोजिशन की जरूरत है तो यूज किया जाना चाहिए, अगर नहीं है तो जबरदस्ती नहीं डालना। अगर प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो इसका क्या मतलब है, जैसे मैंने कहा दीज डेज नो एयरलाइंस इज सेफ टू ट्रेवल। टू ट्रेवल ये मुझे दिख गया इन्फिनेटिव, किसके लिए यूज किया है, एयरलाइंस के लिए, कि कोई भी एयरलाइन सेफ नहीं है, राइट। अगर यहाँ पर किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत है, आप ट्रेवल कैसे करते हो, बाय बस, बाय एरोप्लेन्स, तो एयरलाइंस के लिए भी क्या आना चाहिए, बाय। यहाँ पे मिसिंग थी एक प्रेपोजिशन जो मुझे लगानी पड़ी, जैसे गिव मी अ पेन टू राइट। अब प्रेपोजिशन क्लियर होना चाहिए। हमने पढ़ा था विथ और बाय कि एक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एजेंट के लिए, और एक का किसके लिए किया जाता है, इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। तो अगर किसी को लिखना है गिव मी अ पेन टू राइट तो क्या लिखेंगे, विथ। अब करेक्ट हुआ सेंटेंस। शी गेव मी अ पेपर टू रीड, उसने मुझे पेपर पढ़ने को दिया। अब यहाँ पे किसी प्रेपोजिशन की ज़रूरत है क्या, नहीं, ये सेंटेंस अपने आप में करेक्ट है, इसलिए लिखा है मैंने अगर प्रेपोजिशन की रिक्वायरमेंट है तो लगाना है, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती घुसा देना है ना। जैसे आई हैव नो हाउस टू लिव, अब हाउस में रहते हैं तो क्या प्रेपोजिशन होना चाहिए, इन। आई हैव नो हाउस टू लिव इन। आई हैव नो बुक टू रीड, एकदम करेक्ट, रीड के साथ तो कोई प्रेपोजिशन की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार बना लीजिए इस पर और इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम में और डिफरेंट एग्जाम्स में। सेवेंथ रूल की तरफ बढ़ते हैं। ये कहता है कि यदि दो इन्फिनेटिव्स का यूज एक ही डायरेक्शन में किया जाए तो दो बार टू को नहीं लगाया जाता। इसका क्या मतलब है, जैसे हमने सेंटेंस लिखा यू नीड टू वर्क हार्ड टू सक्सीड एंड टू बी फेमस। अब सफल होना और फेमस होना दोनों एक ही डायरेक्शन की बात करें, ऑपोजिट बातें नहीं है, ऑपोजिट नहीं है। अगर ऑपोजिट हैं तो दो बार टू, और अगर एक ही डायरेक्शन में है तो एक ही से काम चल जाएगा। सक्सीड और फेमस एक ही डायरेक्शन में है तो बस एक बार लगाएंगे, दूसरी बार नहीं लगाएंगे। यू नीड हार्ड वर्क टू सक्सीड एंड बी फेमस, दूसरे टू की ज़रूरत नहीं है। हमने लिखा सबको ज़रूरत होती है दोस्तों की, हंसने के लिए और रोने के लिए। अब हंसना एक डायरेक्शन है और रोना दूसरी डायरेक्शन, एकदम ऑपोजिट, तो यहाँ पे दो बार टू का प्रयोग किया गया और एकदम करेक्ट है। आई बात समझ में। अगर हमने कहा आई वॉन्ट यू टू प्रोसीड एंड प्रॉस्पर, आगे बढ़ो और वैभवशाली बनो, एक ही डायरेक्शन की बात है, कोई अलग अलग बात कर रहे हैं नहीं, तो एक बार टू लगाया है, एकदम करेक्ट है। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। ये कुछ ऐसा आर्टिकल जैसा ही है कि अगर एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं तो एक ही बार आर्टिकल लगाएंगे, अलग अलग व्यक्तियों की बात कर रहे हैं तो अलग बार आर्टिकल लगाएंगे, है ना। वैसा ही कुछ कि अगर एक ही डायरेक्शन में है तो एक बार टू और अलग अलग डायरेक्शन में है तो दो बार टू। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़ हमें समझनी है स्प्लिट इन्फिनेटिव। स्प्लिट इन्फिनेटिव क्या होता है भाई, इन्फिनेटिव हम समझ गए 2 + V1, इनको तोड़ा नहीं जा सकता, ये एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते, मर जाएंगे, बहुत प्यार करते हैं, राइट। अलग अलग नहीं रह सकते, किसी तीसरे को बीच में नहीं देख सकते।
जैसे मैंने कहा यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली स्टे फॉर सम टाइम। अब यू आर रिक्वेस्टेड टू यहाँ लिख दिया, काइंडली मतलब बीच में एक एडवर्ब घुसा दी और फिर यहाँ पे वर्ब लिख दी फर्स्ट फॉर्म में। तो बस इन दोनों के प्यार के बीच में एडवर्ब आ गया और ये इससे सहन नहीं होगा। करेक्ट सेंटेंस, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू स्टे फॉर सम टाइम। इन्हें साथ में लिखना इंपॉर्टेंट है। काइंडली कहाँ आ जाएगा, यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड, राइट। यू आर रिक्वायर्ड टू एटलीस्ट ओबे योर पेरेंट्स। अगेन टू एटलीस्ट ओबे, एटलीस्ट आ गया बीच में, क्या करेक्ट है, टू ओबे। यू आर रिक्वायर्ड टू ओबे योर पेरेंट्स एटलीस्ट, लास्ट में भी लगा सकती हूँ, या यू आर एटलीस्ट रिक्वायर्ड टू ओबे योर पेरेंट्स, पर यहाँ बीच में तो नहीं आएगा। आई एडवाइज्ड हिम टू केयरफुली कैरी द बैग। अगेन सेम मिस्टेक की मैंने, टू और कैरी के बीच में क्या लगा दिया, केयरफुली। आई एडवाइज्ड हिम टू कैरी द बैग केयरफुली, हमने पढ़ी थी एडवर्ब, कैसे कैरी करना है, केयरफुली। कैसी वर्ब है, मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर, वर्ब नहीं एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ मैनर। और कहाँ लगाई जाती है हमेशा, ऑब्जेक्ट के बाद, अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो, नहीं तो वर्ब के बाद। तो भाई हमारी ये हो गई वर्ब, ये हो गया ऑब्जेक्ट, कैरी द बैग। अब लास्ट में क्या लगाएंगे हम, एडवर्ब ऑफ मैनर। आई एडवाइज्ड हिम टू कैरी द बैग केयरफुली। आई होप ये क्लियर हो गया हो आपको। 4 देखिए, द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू सीरियसली स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस। तो टू स्टडी के बीच में क्या आ गया, सीरियसली, ये नहीं चलेगा, टू प्लस स्टडी साथ होना चाहिए। द स्टूडेंट्स वर रिक्वायर्ड टू स्टडी फॉर एग्जामिनेशंस सीरियसली, क्योंकि कैसी है, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो आई होप आपको पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव और जेरेंट क्या होता है, वो इसके रूल्स क्या क्या होते हैं और इनका यूज़ कैसे किया जाता है, सब कुछ क्लियर हो गया हो। तो चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, और वो क्या सेक्शन है, कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। तो चलिए सॉल्व करते हैं और समझते हैं कि इस सेशन ने हमारी कितनी हेल्प की। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एफसीआई असिस्टेंट में पूछा गया और ये वही क्वेश्चन है जिसके लिए मैंने आपसे कहा था कि बहुत बार, मैनी टाइम्स ये पूछा गया है। बीइंग अ रेनी डे, एक रेनी डे था, पानी गिर रहा था, वी हैड टू अबैंडन द मैच, मतलब मैच नहीं खेला हमने उस दिन। तो इस क्लॉज के बाद या फ्रेज के बाद वो आना चाहिए नाउन या प्रोनाउन जिसके लिए ये पार्टिसिपल यूज़ हुआ हो। वी के लिए तो नहीं हुआ, यहाँ तो सब्जेक्ट ही मिसिंग है, यहाँ क्या ऐड करना है, इट। अगर ये सेंटेंस आता है और आपको इसमें एरर ढूंढनी है तो आप फर्स्ट पार्ट में एरर लगाएंगे कि यहाँ पे इट मिसिंग है, राइट। सेकेंड देखिए, हैविंग कंप्लीशन ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट्स लेफ्ट कॉलेज। ये एसएससी CHSL का सवाल, हमने पढ़ा परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, हैविंग लिखा है ना, हैविंग प्लस V3, कि कोर्स कंप्लीट करने के बाद स्टूडेंट्स ने कॉलेज छोड़ दिया। तो कंप्लीशन एक नाउन होती है, हमें क्या चाहिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैविंग कंप्लीटेड द कोर्स, ऑफ भी नहीं आएगा, राइट। द स्टूडेंट्स लेफ्ट कॉलेज। आई होप ये क्लियर हुआ। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। वाइल क्रॉसिंग द रोड अ स्नेक वॉज सीन। RBI असिस्टेंट का क्वेश्चन है कि रोड क्रॉस करते हुए स्नेक को देखा गया। अब रोड क्रॉस करते हुए किसी ने तो की होगी, वो यहाँ मेंशन ही नहीं है। अब हमें ऑप्शन पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा कि समवन लिखा है, क्या लिखा है, ही लिखा है, शी लिखा है, जो भी लिखा है हम उसको ले लेंगे, राइट। अ स्नेक तो गलत है यहाँ पे आना, तो मान लीजिए मैंने ही ले लिया। वाइल क्रॉसिंग द रोड ही सॉ अ स्नेक। अब सेंटेंस सही हुआ क्योंकि स्नेक इस पार्टिसिपल के लिए तो यूज्ड नहीं था। इसीलिए हमने अभी सीखा अनरिलेटेड और मिसरिलेटेड पार्टिसिपल ऐसे ही पूछे जाते हैं और काफ़ी पूछे जाते हैं क्योंकि एक ही तरीके के क्वेश्चन आते हैं पार्टिसिपल से। राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स द टाइगर जम्प्ड एट हिम। अब मुझे बताइए, राइडिंग अपॉन हिज हॉर्स, टाइगर चल रहा था क्या अपने घोड़े पे राइड करने? नहीं, ही चल रहा था। मिसरिलेटेड, ही वॉज जम्प्ड एट बाय द टाइगर, क्योंकि इस क्लॉज के बाद वो प्रोनाउन या वो सब्जेक्ट आना चाहिए जिसके लिए ये यूज़ क्या हो। तो कौन अपने हॉर्स पे जा रहा था? ही। इसको कैसे लिखेंगे? ही वॉज जम्प्ड एट बाय द टाइगर। करेक्ट हुआ। SSC CGL Tier 1 का क्वेश्चन। फिफ्थ देखिए, ही अवॉइड्स टू स्पीक टू मी। CISF, ASI एंड दिल्ली पुलिस SI। अवॉइड के साथ जेरेंड लगता है, टू स्पीक नहीं, क्या आएगा? स्पीकिंग।
बस अगर पता है तो बहुत ईजी है, नहीं तो पढ़ने में भी गलत नहीं लग रहा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 देखते हैं। हिज मिजरेबल कंडीशन मेड अस वेप्ट, मतलब उसकी खराब कंडीशन ने हमें रुला दिया। SSC CHSL। मेड मतलब मेक वर्ब है और इसके बाद क्या लगता है, डायरेक्ट इन्फिनेटिव। डायरेक्ट इन्फिनेटिव मतलब V1 वीप। अब मुझे पता होना चाहिए, वीप मतलब सुबक सुबक के रोना, आवाज़ निकाल निकाल के, सांसें निकाल के, राइट। तो वीप फर्स्ट फॉर्म है, सेकंड फॉर्म होता है वेप्ट। अब ज़रूरत किसकी है, फर्स्ट फॉर्म की, तो वेप्ट की जगह क्या आएगा, वीप, राइट। बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, ये देखिए कितनी बार पूछा गया है, SSC CHSL LDC में भी पूछा गया। इट बीइंग अ वेट डे ही स्टेड एट होम, राइट। वी सॉ अ टाइगर अप्रोच्ड टू अस, हमने एक टाइगर को देखा अपनी तरफ आते हुए। अप्रोच्ड क्या होता है, पास्ट पार्टिसिपल, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ ज़रूरत किसकी है, प्रेजेंट पार्टिसिपल की। वी सॉ अ टाइगर अप्रोचिंग अस, राइट। ये कहाँ पूछा गया, SSC CGL Tier 2। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नॉट वरी। अब मुझे बताइए, अभी हमने जो लास्ट चीज़ पढ़ी क्या थी, वो स्प्लिट इन्फिनेटिव कि 2 + V1 आपस में बहुत प्यार करते हैं, एक दूसरे से जुदा नहीं रह सकते। कहाँ पूछा गया ये, SSC CGL Tier 1 और बैंक क्लर्क में। तो 2 और वरी अलग हो गया, साथ में आना चाहिए। तो क्या करेक्शन है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट टू वरी, दैट इज़ करेक्ट। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, द मैनेजर्स रोल इज़ टू डिफाइन एंड टू रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। अब बताइए, एक डायरेक्शन है अलग, पहले डिफाइन करेगा और उसी को रिजॉल्व करेगा, एक ही प्रोसेस है, तो 2 बार 2 की ज़रूरत नहीं है। द मैनेजर्स रोल इज़ टू डिफाइन एंड रिजॉल्व प्रॉब्लम्स। कहाँ पूछा गया ये, RRB क्लर्क में। तो आई होप आपको नॉन फाइनाइट वर्ब के जितने भी बेसिक्स मैंने समझाए वो क्लियर हो गए हों, कोई डाउट ना बचा हो। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू वेरी मच।